मैंने खुद देखा है कि एक डॉक्टर को उसके वार्ड के अंदर जाकर कोई 5 लाख रुपए थे, उसको निकाल के उसके नोटों की जो गड्डियां थी वो उसके हवाले की गई। तो होता यह है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वो अपनी अद्वियात सप्लाई करेगी एक खास फार्मेसी को, और वहां से जो फार्मेसी होगी वो उसका रोल ये होता है कि वो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग लिखेगा तो वो अपने रिकॉर्ड में फार्मेसी लिखेगी कि डॉक्टर्स ने कितनी प्रिस्क्रिप्शंस भेजी हैं और उस खास कंपनी की कितनी दवाइयां लिखी हैं। तो वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो हिसाब किताब करेंगे कि एक डॉक्टर ने जिसको बेनिफिट्स दिए गए उसने एक महीने में कितनी प्रिस्क्रिप्शंस प्रोड्यूस की और उस कंपनी को कितना फायदा दिया। रफली हमारे पास 600-700 कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। उसके अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, नेशनल लेवल कंपनीज हैं, एंड देन फ्रेंचाइजेज हैं। दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग and drug promotion. They basically develop a team of pharmaceutical sales representatives. So they approach doctors, जिसमें प्राइवेट क्लिनिक्स भी आती हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स भी आते हैं। तो उसमें फिर डॉक्टर्स के पास ये डिस्क्रिप्शन होती है कि डॉक्टर किस कंपनी की मेडिसिन बेसिकली प्रिस्क्राइब करेगा। उसके अलावा जो है वो कॉन्फ्रेंसेस करवाती हैं, सेमिनार्स करवाती हैं डॉक्टर्स को। इसको प्रोडक्ट लॉन्च कहा जाता है और कई कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनीज़ वो प्रोडक्ट लॉन्च के नाम पर डॉक्टर्स को जहाज़ भर भर के पूरी दुनिया में लेके जाती हैं और वहाँ पर उनको जो है वो लेविश किस्म के होटल्स में ठहराया जाता है। मैंने खुद देखा है कि एक डॉक्टर को उसके वार्ड के अंदर जाकर उसको एक लिफाफे में, एक बैग में कोई 5 लाख रुपए थे, उसको निकाल के उसके नोटों की जो गड्डियां थी वो उसके हवाले की गई। लाहौर में एक डॉक्टर साहब को एंडोस्कोपी का पूरा स्वीट बना के दिया गया जिस पे कई करोड़ रुपए खर्च हुए और उनको कहा गया कि ये दवा आपने लिखनी है। वो दवा जो है वो दिन में एक दफ़ा खानी थी, नई दवा आई थी और वो एक दफ़ा इस्तेमाल मरीज़ को दी जानी थी, जिसको ओडी कहा जाता है, वंस अ डे। उन डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इस दवा को 2 दफ़ा लिखूँगा मरीज़ को, सुबह के लिए भी लिखूँगा, शाम के लिए भी लिखूँगा, लेकिन उसके लिए आप मेरा जो एंडोस्कोपी स्वीट जो है वो बना के दें। एथिकली इट इज़ टोटली रॉन्ग टू गिव डॉक्टर्स इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स या उनको रकम देना या किसी भी तरह के तहाइफ देना इसलिए कि वो आपकी ड्रग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें या प्रिस्क्राइब करें। और इसके बहुत सारे आई थिंक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जो कंपनीज इंसेंटिव्स डॉक्टर्स को दे रही हैं, जाहिर सी बात है कि ये पैसा जो है ये वसूल किया जाता है दवा की कीमत में पेशेंट से। कुछ अर्सा पहले तक दवाओं की कीमतों पे हुकूमत का कंट्रोल था, तो अद्वियात की कीमतें जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ड्रैप के मशवरे से फिक्स किया करती थी। कुछ अरसे से हुआ ये है, केयरटेकर गवर्नमेंट ने अद्वियात की कीमतों को डीरेगुलेट कर दिया, यानी कि अब अद्वियात की कीमतों पे जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का वो ख़त्म हो गया। सिर्फ एक एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट है, 300-400 अद्वियात है जिनकी अद्वियात की कीमतों को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसके नतीजे में कंपनियों ने बेतहाशा कीमतें बढ़ाई। कई अद्वियात की कीमतों में उन्होंने 100% इजाफा किया, कई अद्वियात की कीमतों में 200% इजाफा किया। और वो जो इजाफा है, जाहिर सी बात है कि वो स्पेंड किया उन्होंने वो पैसा मार्केटिंग करने पे, डॉक्टर्स को इंसेंटिव्स देने में, इनकी मेडिकल सोसाइटीज़ को ब्राइब करने में, जिसके नतीजे में ये जो बर्डन है ये बढ़ता जा रहा है। होता यह है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वो अपनी अद्वियात सप्लाई करेगी एक खास फार्मेसी को, और वहां से जो फार्मेसी होगी वो उसका रोल ये होता है कि वो जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग लिखेगा तो वो अपने रिकॉर्ड में फार्मेसी लिखेगी कि डॉक्टर्स ने कितनी प्रिस्क्रिप्शंस भेजी हैं और उस खास कंपनी की कितनी दवाइयां लिखी हैं। तो वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे वो हिसाब किताब करेंगे कि एक डॉक्टर ने जिसको बेनिफिट्स दिए गए उसने एक महीने में कितनी प्रिस्क्रिप्शंस प्रोड्यूस की और उस कंपनी को कितना फायदा दिया। हमारे जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या हमारे प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशन हैं, या इवन हमारे जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, या हमारा इदारा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जिसको उर्फ़े आम में ड्रैप भी कहते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, ये भी बहुत हद तक एक रोल प्ले करती है। अगर आपके ऊपर लेजिस्लेटिव चेक्स नहीं होंगे, अगर आपको डॉक्टर्स को प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं दी जाएंगी, अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, तो डेफिनेटली
डॉक्टर्स, pharmaceutical companies, they would do whatever they would want. तो बेसिकली जब प्रॉफिट मोटिव्स आते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर और आपके रेगुलेटरी चेक्स वीक हों, तो उसमें फिर इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं वो जन्म लेती हैं, जिनको फिर कंट्रोल करना आपके लिए चैलेंज बन जाता है। हमारे मुल्क में हर साल तकरीबन 20 से 22,000 बच्चे मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर और डेंटिस्ट बन के बाहर आते हैं। इन मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और दीगर सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको एथिक्स नहीं पढ़ाई जाती। वी डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट। हमने 2 ग्रुप्स बनाए। एक को हमने कहा कि ये इंटरवेंशन ग्रुप है और एक ग्रुप को हमने बोला कि ये जो है कंट्रोल ग्रुप है। तो जो इंटरवेंशन ग्रुप के डॉक्टर्स थे उनको हमने बुलाया एक सेमिनार पे और उनको हमने एक इमोटिव एजुकेशनल इंटरवेंशन दी। उसके अंदर हमने उनको बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से डील करने के एथिक्स क्या हो। और फिर हम वहाँ पे सिंध हेल्थ केयर कमीशन को भी लाए, उनके जो CEO थे उन्होंने भी वहाँ पे एक मैसेज दिया और बताया कि ये जो इंसेंटिव लिंक प्रिस्क्राइबिंग की जो प्रैक्टिस है ये ठीक नहीं है और गवर्नमेंट इसको जानती है कि ये सब हो रहा है। एंड ही एडवाइज द डॉक्टर्स कि वो इस तरह की प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस में ना इंगेज हो। जो थर्ड उसका कंपोनेंट था उस इंटरवेंशन का, वो थी एक इमोटिव वीडियो। एक स्टोरी हमने बेसिकली डॉक्टर्स को दिखाई कि किस तरह से इंसेंटिव लिंक प्रिस्क्राइबिंग जो है वो पेशेंट्स की जो ऑलरेडी बेचारा जो कि गुर्बत से डील कर रहा होता है, दूसरी चीज़ों से डील कर रहा होता है, कैसे ऐड करता है उसकी परेशानियों में। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा ग्रुप था उनको हमने बुलाया और उनको हमने बेसिक क्लिनिकल इश्यूज पे ट्रेन किया। एंड देन हमने 15 लोग ट्रेन किए। बेसिकली वो 15 लोग रिसर्चर्स थे, लेकिन उनको हमने बनाया फार्मास्यूटिकल सेल्स का। 3 कंपनीज बनाई, उसके ब्रोशर्स हमने बनवाए, राइट। तो उन 15 लोगों को हमने उन 267 डॉक्टर्स की क्लिनिक पे भेजा। जितने भी सेल्स रैप थे उनके पास ब्रोशर्स के अलावा कुछ भी नहीं था, उनके पास कोई भी सैंपल्स नहीं थे। 267 डॉक्टर्स में से तकरीबन 40% डॉक्टर्स ने 2 विजिट्स में हमारे हम उनका SPFRs कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उन 15 रिसर्चर्स को कहा कि हम आपकी जो ऑफर है वो कबूल करते हैं। जो इंटरवेंशन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का अगर हम कंपैरिजन करें तो जिन लोगों को हमने एजुकेट किया एथिक्स पे, उस ग्रुप ने स्लाइटली बेटर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ रिजेक्टिंग फार्मास्यूटिकल इंसेंटिव्स, लेकिन कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं था। एंड स्टिल फ्रॉम द डॉक्टर्स हु रिसीव्ड एजुकेशन ऑन एथिक्स, उनमें से भी उस ग्रुप में से तकरीबन 32% डॉक्टर्स ने कहा कि हम आपकी ऑफर्स कबूल करते हैं। सो दैट मीन्स कि एजुकेशन काम कर सकती है। अगर हम जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं, खास तौर पे हमारे प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशन हैं या हमारा एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है PMDC, अगर वो ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस करें पाकिस्तान में जिसके अंदर डॉक्टर्स को कॉन्टिन्यूसली बताया जाए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रैक्टिस है फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की या इन जनरल ड्रग प्रमोशन की, इट वाज नॉट बोर्न इन पाकिस्तान, राइट। इट स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप 20 साल 30 साल पहले चले जाएं, 90s में चले जाएं, तो US की कंपनी थी पर्ड्यू फार्मा। उनके जो ओनर्स थे उन्होंने एग्रेसिव ड्रग प्रमोशन की जो एक कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की एक टीम बनाई और एग्रेसिवली उन्होंने डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज किया। जो लॉज हैं पूरी दुनिया में, उसके तहत कोई भी दवा मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए, TV चैनल्स के ज़रिए और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए प्रमोट नहीं हो सकती, उसकी मार्केटिंग नहीं हो सकती। ये और बात है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए अद्वियात को प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि उसके लॉज जो हैं वो काफ़ी वीक हैं और उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। कंपनीज़ जो हैं वो अपनी जो उनकी जो स्पेंडिंग है टोटल किसी भी एक साल में, उसका कम से कम वो 10% जो है वो खर्च कर रही होती है मार्केटिंग पे। पाकिस्तान में तकरीबन कुछ 100 अरब रुपए से ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्च किया जाता है। कहीं भी दुनिया में जब कोई प्रैक्टिस नए सिरे से स्टार्ट होती है तो ज़रूरी नहीं होता कि उसके ऊपर ऑलरेडी एक लेजिस्लेशन हो या उसके ऊपर कानून बना हो। ओवर द टाइम जैसे वो प्रैक्टिस इवॉल्व होती है और जैसे उसके कंसिक्वेंसेस आना शुरू होते हैं और फिर लेजिस्लेशंस भी बनती हैं, फिर उसकी गाइडलाइंस भी बनते हैं, फिर उस पर उसकी रोकथाम के लिए काम भी किया जाता है। एजुकेशन होनी चाहिए
जब आप रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की बात करते हैं तो आपको अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड करनी, आपको ऐसे मैकेनिज्म्स भी बनाने हैं जो कि आपको बताएं कि कहाँ पे जो है वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, कि आप उन चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, और डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करके आप उसको एड्रेस कर सकें। वन ऑफ द मैसेजेस दैट वी वांट टू गिव फ्रॉम आवर रिसर्च इज दैट for the first time in the world, we developed a new method which is called the Standardized Pharmaceutical Sales Representative Method, or SPSR method. ये बहुत इफेक्टिव मेथड है। अगर इस मेथड को आई थिंक हमारे रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस इस पे गौर करें और आई थिंक ऐसे टीम्स बनाएं, SPSRs की टीम्स बनाएं जो कि मार्केट में जाके असेस करें कि डॉक्टर्स की क्या लाइकलीहुड है इन टर्म्स ऑफ इंगेजिंग with financially engaging with pharmaceutical companies. तो I think ये एक अच्छा टूल हो सकता है जो कि अडॉप्ट किया जा सकता है by the provincial healthcare and federal healthcare regulatory institutions. Thank you for watching the full video. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.